हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन हेयर लॉस या एलोपेशिया एक कॉमन कंडीशन है जो कि बहुत मेल्स एंड फीमेल्स में भी होती है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अर्ली साइंस क्या होते हैं जिससे आप सतर्क हो सके और बालों का और ज्यादा झड़ना प्रिवेंट कर सके। उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको डायग्नोज किस तरह से किया जाता है, एलोपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, आयुर्वेद रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, होम रेमेडीज आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और टिप्स जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आप देखते हैं। चलिए, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना, चलिए शुरू करते हैं। अर्ली साइंस ऑफ हेयर लॉस। अर्ली साइंस ऑफ हेयर लॉस मतलब हेयर लॉस जब शुरू होता है। देखिए, बाल अगर जड़ से डैमेज हो जाता है या उसका बल्ब, जैसा कि अपन ने हेयर के बाकी वीडियोस में देखा है कि अगर जड़ से अगर बाल डैमेज हो जाता है या जड़ से बाल निकल जाता है तो वापस नहीं आ सकता विदाउट ट्रांसप्लांट। तो हेयर लॉस जब शुरू हो जाता है, अगर पहले ही आप सतर्क हो गए तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अर्ली साइंस में आता है इंक्रीज शेडिंग, मतलब जैसा कि आप कंघी कर रहे हैं या बालों को ब्रश कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेयर्स जो बालों को लग के आ रहे हैं या बाल जो टूट रहे हैं वो बढ़ जाना, ये एक प्राइमरी लक्षण होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस शुरू हो गया है या इट इज गोइंग टू स्टार्ट, ऐसा अपन बोल सकते हैं। दूसरा, थिनिंग ऑफ हेयर, बालों का पतला होना, बीच में से टूटना, बालों का ब्रिटल होना, ये सब चीजें हैं। रिसीडिंग हेयरलाइन, ये रिसीडिंग हेयरलाइन ये होती है जो कि यहां माथे पे जो यहां से शुरू होती है, यहां से बाल जो शुरू हो रहे हैं तो आपका फोरहेड चौड़ा हो जाना, ये एक साइन है। वाइडनिंग ऑफ पार्ट, जैसा कि लेडीज अपने जो बीच में से मांग निकालती है तो वो मांग का बड़ा हो जाना, उसके अंदर से स्किन क्लियरली दिखना, ये सब चीजें जो है देख सकते हैं। उसके अलावा ईचिंग होना, खुजली होना, हेयर का इंफेक्शन होना, बालों में खुजली होना, जुए होना, डैंड्रफ होना, ये सब अर्ली साइंस ऑफ हेयर लॉस है। अगर ये टाइम पे अगर आप प्रिवेंट करते हैं उसको, या फिर ये टाइम पे ही उसको स्टॉप करते हैं, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेकर उसका हेयर लॉस को स्टॉप करते हैं तो आगे और होने वाले डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। हेयर लॉस अगर बल्ब से या जड़ से अगर हेयर लॉस हो जाए तो उसका आने का चांसेस विदाउट ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है। अब साइंस क्या दिखेंगे आपको कि भाई बाल पतले हो गए हैं, टक्कलपन के पैचेस आ रहे हैं, ज्यादा बाल गुच्छों में बाल निकल रहे हैं, आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं, बाल ऐसा खींचे के टूट रहे हैं, उसके अलावा ईचिंग और डैंड्रफ वगैरह ऐसे स्किन इंफेक्शन भी हो रहे हैं। अब इसके कॉजेस क्या है? जेनेटिकल कॉजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली हिस्ट्री। ज्यादा करके मेल पैटर्न बार्डलेस में देखा गया है कि जैसे पिताजी का बीच में से टकला था तो बच्चे का भी हो रहा है, पिताजी को भी ऋतिक रोशन के जैसा उसके फैमिली हिस्ट्री है तो वो जेनेटिकल हिस्ट्री में भी आता है। बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉजल चेंजेस, पीसीओएस के चेंजेस या अदर कोई थायराइड हार्मोन्स वगैरह अगर है, ऐसी मेडिकल कंडीशन अगर है तो भी हेयर लॉस होते हैं। ये सब हार्मोन्स की वजह से भी होते हैं। मेडिकल कंडीशन में थायराइड है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स है, स्काल्प का इंफेक्शन है, फंगल है, रिंगवर्म है, या जो भी अगर स्काल्प का इंफेक्शन, चमड़ी का इंफेक्शन है जिसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। मेडिकेशन, कीमोथेरेपी, जैसा अपन ने देखा है कि कैंसरस पेशेंट्स को हेयर लॉस होता है। उसके अलावा कुछ ब्लड थिनिंग्स है, कुछ एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स है, कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, कुछ हायर एंटीबायोटिक्स है जिसकी वजह से भी हेयर लॉस की कंप्लेंट देखी गई है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में देखा गया है कि बाबा आयरन अगर कम है, विटामिन डी अगर कम है तो भी हेयर लॉस होता है। स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पूरा हेल्थ डिस्टर्ब होता है। अगर स्ट्रेस आप ज्यादा लेते हैं या आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है तो बाकी फैक्टर्स के हिसाब से आपका हेयर लॉस भी होना जायज है। हेयर स्टाइलिंग है एंड हेयर ट्रीटमेंट है, जैसा कि अपन ने देखा है कि अलग अलग हेयर ट्रीटमेंट्स, अलग अलग कॉस्मेटिक्स, अलग अलग कलर्स हेयर के, डाइज हेयर के, उसके बाद में स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स, उसके बाद में हीट, उसके बाद में बाकी सारे जितने भी कॉस्मेटिक्स, एन नंबर ऑफ कॉस्मेटिक्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर्स की सलाह के। कुछ ब्यूटी पार्लर्स वाले भी जैसे कि केमिकल्स देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तो वो उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। अब डायग्नोसिस किस तरह किया जाए? डायग्नोसिस के अंदर डॉक्टर पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा कि आपके फैमिली में किसी को बाल्डनेस है क्या, आपकी मेडिकल कंडीशन है, आपका बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सब देखेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्काल्प करेंगे जिसके अंदर जैसा कि अपन ने देखा है कि पुल टेस्ट है कि एक गुच्छे भर के बाल निकाल के
खींच के देखेगा कि भाई कितने बाल निकाल रहे हैं। उसके बाद में स्काल्प की बायोप्सी एक छोटा सा स्काल्प का छोटा सा स्क्रब लेके उसके अंदर माइक्रोस्कोप डाल के माइक्रोस्कोप से देखकर उसके अंदर इन्फेक्शन कौन सा है, फंगल है या सोरियासिस है या डर्मेटाइटिस है, क्या है वो देखेगा। उसके बाद में माइक्रोस्कोप, जैसा कि ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप से जैसा कि ये नीचे आप देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाएगा आपके हेयर रूट्स को और स्काल्प को। उसके बाद में बड़े माइक्रोस्कोप में लेके हेयर के एक सैंपल को लेके उसका रूट डैमेज है, उसका शाफ्ट डैमेज है, स्प्लिट एंड्स है, क्या क्या है वो देखा जाएगा। ब्लड टेस्ट है, एनीमिया, थायराइड, ऐसे बेसिक ब्लड टेस्ट है। अगर इससे से भी नहीं होता है तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड या सीटी किया जाता है। अब ट्रीटमेंट में जो है, ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे अपन। एलोपैथी ट्रीटमेंट में मेडिकेशन है, मिनोडॉक्सिल है, फिरोडॉक्सिन है, ये मेडिसिन अक्सर करके यूज किया जाता है। उसके बाद में डर्मा रोलर, ये इस तरह के एक डिवाइस होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर बारीक बारीक पिंस होते हैं। ये जो है स्काल्प को इरिटेट करता है, स्काल्प के ऊपर माइक्रो नीडलिंग करता है। माइक्रो नीडलिंग करने के बाद में उसके रूट्स को स्टिमुलेट करता है और उससे बाल दाट होते हैं और जड़ अगर है उसकी प्रेजेंट, अगर रूट हेयर का अगर है प्रेजेंट तो वो ग्रोथ होने में मदद करती है। उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, जो कि सबको मालूम है एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है। रिजल्ट्स जो है वो 50% के करीबन है कि 2000 बाल लगाए तो 1000 ही सर्वाइव होते हैं, उसमें भी कम चांसेस होते हैं। बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट है, हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी होता है, हेयर ट्रांसप्लांट से रिएक्शन भी आने के चांसेस होते हैं। स्काल्प माइक्रो टैटूइंग, आजकल नया प्रोसीजर निकला है कि जैसा कि टैटू बनाते हैं, हाथ पे टैटू बनाते हैं या बॉडी के ऊपर बॉडी टैटूइंग किया जाता है, उस तरह से स्काल्प के ऊपर बारीक बालों के टाइप के ब्लैक कलर के टैटू किया जाता है, जिससे बाल ऐसे लगता है कि बाल भरे हुए हैं, मगर वो भरते नहीं है, वो टैटू होता है, वो कलर पिगमेंट होता है। लेजर थेरेपी होती है जो बालों को रूट्स को स्टिमुलेट करती है। उसके बाद में विग जो है आप सबको मालूम है, गंगावन वगैरह ये सब लेडीज बहुत मालूम है। उसके बाद में हेयर स्टाइल चेंज करके भी देखा जाता है कि बाबा इधर से ये रूट में अगर टक्कल है तो उसको ऐसा ढपा के रखना, वो हेयर स्टाइलिंग का भी प्रोसीजर होता है, मगर इससे कुछ बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं है, मगर मैंने डाल दिया हूं ऐसी। आप आयुर्वेद रिसर्च के बारे में बताया गया है कि 2017 में इंडियन जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में कॉम्बिनेशन ड्रग इंक्लूडिंग भृंगराज, आंवला और ब्रह्मी का अच्छा रिजल्ट मिला है। 2018 में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में कोकोनट ऑयल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ भृंगराज अमल के का यूज करके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 2019 में जर्नल में पब्लिश किया है ये भृंगराज, अश्वगंधा और अदर हर्ब्स। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हिसाब से पॉजिटिव फैक्टर्स जो है आपके फिजिकल, आपका वात है, पित्तज है, कफज है, कौन सी प्रकृति है, वो प्रकृति के हिसाब से एक। दूसरी बात आपके बॉडी के हिसाब से, आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आपका डेली रूटीन के हिसाब से, आपका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो उसके हिसाब से, ये सब चीजें देखते हुए उसका आयुर्वेद ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो एक 2-4 मैंने आपके लिए डाला हूं, मगर एन नंबर्स ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च ऑन हेयर किया गया है, क्योंकि हेयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है आजकल इंडिया में। हेयर लॉस और हेयर व्हाइटनिंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, इसका जो है मोर देन 2000 मिलियन का इंडियन मार्केट है। होम रेमेडीज में एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल आप हनी के साथ में मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं, 30 मिनट रखना है, उसके बाद में धो लेना है। कोकोनट ऑयल, ऑयलिंग थेरेपी, मैं मेरे एक नेक्स्ट वीडियो का जो है वो प्रीवियस वीडियो का जो है उसका लिंक दे दूंगा, उसके अंदर ये जो प्रोसीजर है किस तरह से किया जाए उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। ऑनियन जूस का भी सल्फर होने की वजह से आजकल काफी ज्यादा ऑनियन ऑयल का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला, मगर उसका भी एक लिमिटेशंस है। एक्चुअली रूट कॉज, आपका हेयर लॉस का रूट कॉज जब तक मालूम नहीं होता, जब तक ट्रीटमेंट करने में या होम रेमेडीज लेने में या कोई और ट्रीटमेंट करने में कोई फायदा नहीं होता है। अगर जेनेटिकल कॉज है, अगर आपके डीएनए स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी है तो वो जाना है, बोलो तो जाना है, नो ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट इट। अगर एक्सेप्ट विग लगाना, एग मास्क है, अंडा लगा के छोड़ना है, अगर कोई भी होम रेमेडी लेना है तो उसके सिवा उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपके फैमिली फिजिशियन से बात करना है, उसके बाद में ही लेना है, क्योंकि एलोवेरा जेल से भी कई ज्यादा रिएक्शंस आने और ज्यादा हेयर डैमेज होने की चांसेस है। ओनियन में सल्फर होता है, पित्त प्रकृति वालों को सल्फर अगर लगाते हैं तो उससे भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं।
अब टिप्स बोले तो मेंटेन हेल्दी डाइट, अपने बॉडी को मेंटेन करें, आपके डाइट को मेंटेन करें, जिसकी वजह से सभी बीमारियां साथ में हेयर लॉस भी प्रिवेंट होंगी। हार्श ट्रीटमेंट है, हार्श कॉस्मेटिक्स है, हेयर स्ट्रेटनिंग जेल्स है, हेयर वैक्सेस है, ये सब चीजें जो है आपको अवॉइड करना है। अगर यूज ही करना है तो आपके जो फैमिली फिजिशियन है, ठीक है, जो ब्यूटी पार्लर वाला या जो कॉस्मेटिक शॉप वाला जो आपको कॉस्मेटिक दे रहा है, वो आपके फैमिली फिजिशियन से डिस्कस कीजिए कि बाबा ये मैं लगा सकता हूं क्या, ये मेरे बॉडी के लिए चलेगा क्या। क्यों? क्योंकि आपका फैमिली फिजिशियन जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो फैमिली फिजिशियन को आपकी बॉडी टाइप मालूम होती है, आपकी सेंसिटिविटी मालूम होती है, वो आपको जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसको मालूम होता है कि बाबा ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। वो सब चीजें आप आपके डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से डिस्कस कीजिए। बालों को रबर बैंड बांधने का और लड़कियों को टाइट बाल बांधने का एक बहुत ज्यादा क्रेज है इंडिया के अंदर। लोगों को लगता है कि बाल जितने टाइट बांधेंगे तो उतना उसको स्ट्रेटनिंग होगा, उसका जड़ बढ़ेगा, मगर ये भी गलत है, तो वो अवॉइड कीजिए उसको। वॉशिंग के लिए भी जो हार्श केमिकल्स वाले जो शैम्पूज होते हैं या डाइज होते हैं वो अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से आहार लीजिए, और अपने बालों पे या अपने बॉडी पे अगर इंफेक्शन है, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस हो, चाहे कोई भी नॉर्मल ईचिंग भी अगर होती है, या आपको पित्ती जब भी अगर उछलती है, तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कीजिए। थैंक यू। कोई भी मेडिसिन या कोई भी होम रेमेडीज लेने से पहले अपने फिजिशियन से बात कीजिए। एनी डिसीज कांट बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड इन 10 to 5 minutes वीडियो। Thank you very much. Like and subscribe my video and please comment on the video. Thank you.